जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद शिक्षा पथ पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि 1991 का है। तो आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण विषय बिंदु हैं उन पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या वर्तमान समय में मुद्दे हैं इससे रिलेटेड, उन सब के बारे में देखेंगे। तो RPA एक्ट की जो प्रमुख विशेषता है क्या है और इसकी मतलब इसका महत्व क्या है। तो RPA एक्ट जो है भारत में चुनाव से संबंधित सबसे प्रमुख कानून है, जो संसद ने 1991 में पारित किया था। इसमें तत्कालीन समय में 11 भाग थे और वर्तमान में इसमें 13 भाग हैं। 13 भाग में जैसे मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, फिर उनमें कभी संशोधन होता गया तो 51 का जुड़ा, इस तरह से अनुच्छेद बढ़ते चले गए। तो आज लगभग 450 अनुच्छेद हैं। उसी तरह इसमें भी 2 बार संशोधन हुआ है। तो उसमें दो इसके जो सेक्शन थे वो जोड़े गए हैं, जिसमें 4A जोड़ा गया है, जिसमें नागरिक राजनीतिक दलों से संबंधित प्रावधान किया गया, और दूसरा 5A, 5वें में जोड़ा गया 5A। तो इस तरीके से कुल मिला के 13 भाग हो गए हैं। तो RPA एक्ट की देखते हैं। RPA एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जैसा कि ये आप देख चुके हैं। आगे देखते हैं। इसमें जो भाग तीसरा है वो आम चुनाव एवं मध्यवर्ती चुनाव से संबंधित प्रावधान करता है। भाग एक में क्या है, तो भाग एक में इसकी महत्व, भूमिका और शब्दावली, इस टाइप से कुछ दिए गए हैं शब्दावलियां। और दूसरे भाग में संसद एवं राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने हेतु योग्यताएं दी हुई हैं भाग 2 में। और भाग 3 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और इनसे संबंधित प्रावधान करता है भाग 3। और भाग 9 में उपचुनाव है। तो आम चुनाव के विषय में यदि हम बात करें तो आम चुनाव क्या होता है। दरअसल जब किसी भी लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उस कार्यकाल पूरा होने के बाद आम चुनाव करवाया जाता है पूरे समय के लिए। जैसे लोकसभा का वर्तमान में कार्यकाल 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष के लिए चुनाव होगा पूरा। और दूसरा जो है ये मध्यवर्ती चुनाव जब होता है लोकसभा और विधानसभा के लिए, ये कार्यकाल की समाप्ति से पहले होता है, यानी कि जब लोकसभा और विधानसभा को भंग कर दिया जाता है तब चुनाव होता है। और भाग 9 में दिया है उपचुनाव। तो उपचुनाव से तात्पर्य ये है, जैसे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, इनमें किसी में भी कोई सीट जब खाली होती है या बीच में खाली हो रिक्त हो जाती है, तो उसके लिए उपचुनाव करवाया जाता है। जैसे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं, मुलायम सिंह जी की देहांत हो गया था, तो उनकी सीट रिक्त हो गई थी। तो वहां पे जो चुनाव हुआ तो वो उपचुनाव के अंतर्गत आता है। और उपचुनाव जो है वो शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होता है। जैसे अगर 3 साल तक उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व रखा, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया, तो उसके बाद 2 साल जो बचा हुआ है तो वो आम उपचुनाव उसके लिए होगा। 2 साल के लिए, शेष कार्यकाल के लिए ही होता है। और सभी के मतलब इनमें 6 महीने के अंदर इनका चुनाव हो जाना चाहिए, तीनों का ही 6 महीने के अंदर, ऐसा प्रावधान है। और भाग 6 जो है इसका, इसमें चुनाव संबंधी विवाद और उसका निपटारा कौन करेगा, इसके विषय में जानकारी दी हुई है। तो वो उसका चुनाव संबंधी जितना भी विवाद होगा उसका निपटारा चुनाव आयोग करेगा, या फिर चुनाव आयोग के अलावा हाई कोर्ट में भी ये मामला जा सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके छठा भाग। नेक्स्ट देखते हैं। आम चुनाव के बारे में हमने देख लिया, पूर्ण काल के लिए चुना जाता है। ठीक है जी। इसका इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सीधा सा वही है कि नई सरकार का गठन करना इसका उद्देश्य होता है आम चुनाव का। मध्यवर्ती चुनाव में ये भी पूर्णकालिक होता है और 6 महीने के भीतर ये हो जाना चाहिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं उपचुनाव। उपचुनाव के बारे में भी हमने जानकारी, जैसा कि मैंने अभी बताया, 6 माह के अंदर ये भी हो जाना चाहिए, और ये रिक्त सीट के लिए ही करवाया जाता है। तो ये हो गया उपचुनाव से संबंधित प्रावधान। RPA एक्ट की धारा 29B, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RPA यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो ये जो RPA की धारा 29B है, इसमें कोई राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति या कंपनी से चंदा ले सकता है। इसके बारे में
प्रावधान किया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल है किसी भी कंपनी से चंदा ले सकता है और किसी भी व्यक्ति से चंदा ले सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि उसमें जो चंदा होगा वो सरकारी कंपनी द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। सरकारी कंपनी जैसे कि ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इस तरीके से जितनी सरकारी कंपनी है वो, और विदेशी स्रोत यानी कि जैसे विदेशी किसी भी इंडियन डायस्पोरा से ले रहे हैं तो वो विदेशी नहीं होगा क्योंकि वो भारत का नागरिक है, या इंडियन डायस्पोरा यानी कि भारतीय प्रवासी है। लेकिन अगर वहीं कहें कि अभी वर्तमान समय में किसी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उससे ले लिया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने चंदा दे दिया, तो वो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। या एलन मस्क के द्वारा चंदा दिया जाए तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो भारतीय हमारे विदेशों में रह रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो चंदा देते हैं तो वो वैलिड है। ये इसमें पहली बात कही हुई है। और दूसरी बात जो इसमें कही गई है, 1 सेकेंड, 29C, धारा 29C क्या कहती है कि कोई भी, यदि कोई राजनीतिक दल 20,000 रुपए या उससे अधिक का चंदा लेता है तो उसको उस स्रोत की जानकारी देनी होगी चुनाव आयोग को, और चंदा देने वाले का नाम भी बताना होगा। अगर राजनीतिक दल ऐसा नहीं करता है तो उसे चंदे में से आयकर छूट नहीं मिलेगी। जैसे कोई भी चंदा 20,000 से अधिक का है और अगर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि वो उसकी जो गोपनीयता है उसको बनाए रखेगी, यानी कि नहीं बताएगी या चुनाव आयोग को उसकी जानकारी नहीं देगी, तो जो जितना भी इनकम होगी उस पर इनकम टैक्स लगेगा, उस पर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। और दूसरा है, इनके प्रभाव क्या होते हैं, 29B और 29C के चुनाव क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे चुनाव में काले धन का प्रयोग होता है, क्योंकि जब जो चंदा होता है गुप्त रूप से दिया जाता है, राजनीतिक पार्टियां उनको उजागर नहीं करती, तो वो वो जो चंदे का पैसा धन होता है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती, तो ब्लैक मनी इनडायरेक्टली तरीके से चुनाव के अंतर्गत जो चंदे के रूप में है वो वाइट मनी बन जाता है, ब्लैक से वाइट यानी कि। और इसमें क्या होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म, एक यहाँ पे एक ये टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बताना चाहूंगा इसके बारे में। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब होता है जब किसी जो पूंजीपति होते हैं उनका अधिकार यानी कि उनका जो प्रभाव है वो राजनीति में ज़्यादा दिखाई देने लगे, या यूं कहें कि जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो राजनीतिक वो पूंजीपतियों से प्रभावित हों, तो ये क्रोनिक कैपिटलिज्म जो कि भारत में वर्तमान समय में देखने को मिल भी रहा है कहीं ना कहीं। और अगला है आपराधिक, यानी कि राजनीतिक अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उसमें राजनीतिक पार्टियां चंदा जो इनकम है वो नहीं बताती हैं, उससे गलत तरीके से उसका उपयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस तरीके से साथ ही इसमें क्या है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, और जो छोटे राजनीतिक दल होते हैं या जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि वो इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते या इतनी रैलियां नहीं निकाल पाते, इतनी मतलब इतने प्रचार अपना नहीं कर पाते, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियों के पास चंदा आया हुआ होता है उनके पास पैसा बहुत होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, वो आराम से अपने हवाई जहाज उड़ाते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं होता वो अपना प्रचार भी नहीं कर पाते, यहाँ तक कि लोगों को पता भी नहीं होता कि ये भी कोई प्रत्याशी है, इस तरीके से। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार इसे बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, इस तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, राजनीतिक चंदे से के संबंध में राजनीतिक दल आरटीआई के अंतर्गत आते हैं या नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पीटी मेंस किसी में भी पूछा जा सकता है आपसे कि राजनीतिक जो चंदे होते हैं, राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चंदे होते हैं, वो आरटीआई के अंतर्गत आते हैं या नहीं। तो आरटीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरटीआई क्या है, तो ये 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून पारित हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें नागरिकों को लोक प्राधिकारी से यानी कि पब्लिक अथॉरिटी जो होती है उससे सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का एक्ट है। इससे क्या होता है, जो लोक प्राधिकारी होते हैं या जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनसे सूचना प्राप्त करने का नागरिकों को अधिकार मिलता है आरटीआई के अंतर्गत। तो इसी में एक बात था, ये 2013 में एडीआर यानी कि एक्शन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि समाज के हित हेतु जो एक संस्था है, एक सामाजिक कल्याण के लिए एक संस्था है ये बनाई हुई, तो इन्होंने जो अधिकार बड़े राजनीतिक दल थे उनसे ये प्राप्त चंदे का ब्यौरा मांगा तो आरटीआई के तहत, लेकिन राजनीतिक दलों ने ये कहते हुए मना कर दिया
कि ये लोक प्राधिकारी ना होने का तर्क देते हुए चंदे का ब्यौरा देने से मना कर दिया। तो ये लोग जो थे एडीआर यानी कि एक्शन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये जो संस्था के लोग थे ये पहुंच गए सीआईसी के पास, यानी कि सीआईसी के पास पहुंच गए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग के पास पहुंच गए। तो केंद्रीय सूचना आयोग ने भी इनके पक्ष में फैसला सुनाया। इनका जो एडीआर का तर्क था कि मतलब राजनीतिक दल हैं वो आरटीआई के दायरे में आते हैं क्योंकि ये निजी व्यक्तियों से अलग हैं। वे सार्वजनिक जीवन के बारे में, सार्वजनिक जो जीवन है उसके बारे में के संबंध में कार्य करते हैं और सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने का दावा भी करते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं इनको अनेक प्रकार के सहायता सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, आर्थिक सहायताएं प्राप्त होती हैं कई प्रकार की। तो राजनीतिक दल जो हैं इनको संविधान के तहत जो आम नागरिक हैं उनसे अलग कुछ मतलब जो है अधिकार भी प्राप्त हैं। तो इस तरीके से ये जो राजनीतिक दल हैं ये पब्लिक क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक प्राधिकारी के अंतर्गत आने चाहिए। तो लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो थी उनका तर्क था कि आरटीआई जो कानून है उसमें लोक अधिकारी की परिभाषा और उसकी सूची में राजनीतिक दलों को शामिल नहीं किया गया, यही सबसे बड़ा तर्क था उनका। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो आरटीआई के अंतर्गत है हम इसकी सूचना नहीं देंगे। और इस मामले में सभी पार्टियां एकजुट हो गई। वैसे तो सब पार्टियां लड़ती रहती हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पे सब एकजुट हो गई क्योंकि उससे क्या हुआ, जो राजनीतिक चंदा होगा उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों को जानकारी होगी कि किसने, किस अरबपति ने या किस अंबानी साहब ने या किसी ने भी कितना चंदा दिया है। तो उसका प्रभाव जो है राजनीति में देखने को मिलेगा, लेकिन वो ऐसा उजागर करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ये मामला क्या हुआ फिर 2013 में, उस समय मनमोहन सिंह सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, जो कि आज तक चला आ रहा है वैसे ही मामला पेंडिंग में। तो अगला देखते हैं, राजनीतिक चंदे में राजनीतिक दल आरटीआई के अंतर्गत आते हैं नहीं, तो इसके बारे में ये अभी जो है, जो पहले नहीं आते थे इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में मामला है तो वो अभी तक नहीं आते हैं। इसका हो गया ये आंसर। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने ये भी बताया। तो राजनीतिक चंदे आरटीआई का ब्यौरा मांगते हैं, तो ब्यौरा देने से इनकार कर दिया, फिर अपील कर दी। इस तरीके से देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। अभी मोदी सरकार ने 2014 में सरकार बनने के बाद इन्होंने इस पे काम किया थोड़ा सा पारदर्शिता लाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, 2017 में ये ले आए इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड ले आए। तो चुनावी बॉन्ड क्या है इसके बारे में चलिए थोड़ा सा देखते हैं। 2017 में लाया गया था। ये इनका उद्देश्य था राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना। अब इसमें प्रावधान क्या था कि इसमें 2000 रुपए या इससे अधिक के धन को नकद नहीं दे सकते आप। इसको जो है चुनावी बांड जारी किया जाएगा, और चुनावी बांड जो सिर्फ एसबीआई जारी करेगी, एसबीआई में भी कुछ शाखाएं ही जारी करेंगी उसको। और उसमें क्या है, इसमें जो बांड खरीदा जाएगा जिस भी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ बैंक तक ही सीमित रहेगा। ये इसमें प्रावधान था। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, इसमें समस्या ये है कि जो चंदा होगा यानी कि जो जितना भी खरीदेगा वो सिर्फ एसबीआई के पास ही रहेगा, पब्लिक तक तो पहुंचेगा नहीं। तो लोगों को जानकारी नहीं हो पाएगी इसकी, जनता को जानकारी नहीं हुई, यानी कि पारदर्शिता नहीं है। और बैंक का, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा इसमें है ये कि 2000 रुपए से कम का चंदा तो बहुत छोटा हो गया, और आम आदमी चंदा देता भी नहीं है। लेकिन जो बड़ी पूंजीपति होते हैं वही ज़्यादातर मोस्टली चंदा देते हैं। तो उसमें क्या है, ये जो है काले धन, इससे काले धन को तो पर अंकुश लगाया जा सकता है। काला धन अंकुश लगेगा क्योंकि बैंक के माध्यम से जाएगा, तो बैंक के माध्यम से अकाउंट से ट्रांसफर होगा, पैसा सीधा कट जाएगा जितने का आप बांड खरीदते हो। इसमें प्रावधान ये होता है कि एसबीआई ने कोई बांड जारी कर दिया, चुनावी बांड जारी कर दिया, उसको आपने परचेज कर लिया, तो आपके खाते से, जैसे आपने 10,000 का बांड परचेज किया, तो 10,000 आपके अकाउंट से कट जाएगा, आपको बांड मिल जाएगा, और वो जिस पार्टी को देना चाहेंगे आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रावधान है। तो इससे क्या है, काले धन को तो अंकुश लगेगा ही, लेकिन पहले से तो बढ़िया ही है। मतलब कुल मिला के जो चुनावी चंदा था उसमें तो बिल्कुल पारदर्शिता है ही नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी पारदर्शिता है। तो ये कुल मिला के एक सकारात्मक कदम हो सकता है। अब देखते हैं आरपीए से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे क्या हैं, देखते हैं। जैसे, क्या जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जेल में बंद व्यक्ति
चुनाव लड़ सकता है क्या? तो भाई इसके विषय में भी कुछ तर्क दिए हैं। तो आरपीए की धारा 62 क्लॉज 5 के अनुसार जेल में बंद व्यक्ति या पुलिस हिरासत में रखा गया व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, यानी कि मतदान नहीं कर सकता। और दूसरी बात इसमें कही गई कि भारत में चुनाव लड़ने की अनेक योग्यताओं में से एक योग्यता यह भी है कि उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक के रूप में निर्वाचन सूची में होना चाहिए। यानी कि ये दो बातें इसमें कही गई। पहली बात जो कही गई थी कि न्यायालय जेल में बंद, ठीक, ये हो गया। न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति संसद की सदस्यता, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, ये चुनाव, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनके विषय में चर्चा करते हैं। क्या जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? तो आरपीए की धारा 62 क्लॉज 5 में कहा गया है कि जेल में बंद व्यक्ति पुलिस हिरासत में रखा गया है तो वह मतदान नहीं कर सकता। और चुनाव लड़ने की योग्यता एक ये भी है कि निर्वाचक के रूप में निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो उसमें क्या था, जन चौकीदार संस्था जो एक सोशल वेलफेयर की संस्था है, पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका इसने दायर की। तो इनके अनुसार क्या था, जेल में व्यक्ति जो मतदान नहीं कर सकता अतः वह निर्वाचक नहीं होगा, इनके अनुसार ऐसा मानना था, और चुनाव लड़ने की योग्यता पूरी नहीं करता। तो जेल में बंद व्यक्ति को क्या है, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो पटना हाई कोर्ट था, उसने जन चौकीदार के पक्ष को सही माना और ये निर्धारित किया कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर क्या हुआ, होना क्या था भाई, पटना हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पटना हाई कोर्ट था उसके निर्णय को सही ठहराया और निर्धारित किया कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर क्या हुआ भाई, संसद ने जनहित जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम था उसमें ही संशोधन कर दिया। संसद बौखला गई, मतलब ऐसा कैसे हो गया कि जेल में बंद व्यक्ति क्यों नहीं लड़ पाएगा भैया, आधे ज्यादा अपराधी हमारे इलेक्शन लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। तो संसद ने भाई कर दिया उसमें संशोधन कि निर्धारित कर दिया कि जेल में बंद व्यक्ति भले ही मतदान नहीं कर सकता है, भले ही मतदान ना कर सकता हो, लेकिन उसे निर्वाचक माना जाएगा और चुनाव लड़ सकता है। यानी कि वोटर तो वो नहीं रहा, लेकिन इलेक्टरल है, क्योंकि उसकी निर्वाचक सूची में नाम है, लेकिन वो मतदाता नहीं है, जेल में हिरासत में है तो मतदाता नहीं है, लेकिन वो निर्वाचक है। तो इस तरीके से संसद ने इसमें कर दिया चेंज। 1 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। वर्तमान में तो यही प्रावधान है फिलहाल। अगला है कि न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति संसद की सदस्यता समाप्त होगी या नहीं। तो न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति यानी कि न्यायालय ने उसे दोषी सिद्ध कर दिया है और उसे सजा मिल चुकी है, तो क्या बस उसकी संसद की सदस्यता समाप्त होगी या नहीं। तो इसके विषय में जो विवाद है उसके विषय में चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है मसला। तो आरपीए की धारा 8 क्लास 3 के अनुसार किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक साल की सजा दी जाती है तो वह सजा की अवधि के साथ अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि जो सजा की अवधि 2 साल की सजा और उसके साथ ही 6 वर्ष, अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। और यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये हो गया दूसरा, यानी कि 2 साल से अधिक का, अगर 2 साल से अधिक की सजा है, 2 ईयर से अधिक सजा है, तो वह संसद की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी और वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। ये है प्रावधान। और 84 इसकी जो धारा 8 है, आरपीए की धारा 8 क्लॉज 4 कहता है यदि कोई व्यक्ति 90 दिन के भीतर अपील कर दे और उसकी अपील स्वीकृत हो जाए और उस पर, तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसे सजा मिली है 90 दिन के भीतर अपील कर दे और उसकी अपील जो है स्वीकृत हो जाए तो 8(3 यानी कि जो आरपीए की धारा 8(3 है, 8 क्लॉज 3 है, वो लागू नहीं होगी। तो यहाँ पे भी विवाद हुआ था, तो इसके विवाद में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रहरी संस्था थी एक, प्रहरी, लिखता हूं 1 मिनट, ये प्रहरी संस्था, ये भी एक सोशल वेलफेयर की संस्था थी। इसमें जो मुखिया थे इसकी लिली थॉमस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। उसमें 8 मतलब जो आरपीए की धारा 8 क्लॉज 4 है उसको चुनौती दी गई और ये मांग की गई कि 8 क्लॉज 4 जो है उसको रद्द कर देना चाहिए।
क्यों, इसके तर्क क्या थे इसके पीछे तर्क ये थे कि राजनीतिक जो अपराधीकरण है इसको बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि क्योंकि जो मतलब आरपी की धारा 8(3) है, उसी को इन्होंने 90 दिन की जो सीमा लगा के कि अपील कर सकता है, तो वो लागू नहीं होगी। आरपी की 8(3) मतलब धारा 8 क्लॉज 3 लागू नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे अपराधियों को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा और इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा उत्पन्न होगी। तो ये कानून तोड़ने वाला ही, मतलब जो कानून तोड़ेगा वही आगे चल के चुनाव लड़ेगा और जीतेगा वही विधि का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके तर्क को सही माना और आरपीए की धारा 8 क्लॉज 4 को रद्द कर दिया। तो लेकिन क्या हुआ इसके बाद, उसमें हुआ ये कि जो राजनीतिक पार्टियां थीं, और भैया उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री भी थे, तो लोकसभा के सदस्य भी थे, और ये जेल चले गए। तो वहाँ पे क्या हुआ फिर, मनमोहन सिंह सरकार थी उस समय भी, तो उन्होंने क्या किया, एक अध्यादेश लाए, एक मतलब उस समय कानून बनाने के लिए, कुछ उसमें संशोधन करने के लिए, तो अध्यादेश को लेकर, क्योंकि उस दौरान जो है सदन नहीं चल रहा था, मंत्रिपरिषद का सदन नहीं चल रहा था, तो अध्यादेश लाना उन्होंने चाहा कि इसको जो है आरपीए की धारा 8(4) है, इसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए। लेकिन उस समय विपक्ष भी शांत था, विपक्ष में भी मतलब आपराधिक राजनीतिकरण बढ़ावा मिल ही रहा था भाई, विपक्ष भी कुछ नहीं कहता, सारी पार्टियां कुल मिला के एक जैसी होती हैं। तो व्यक्तिगत मत लेना प्लीज़ कोई भी, लेकिन बात ऐसी है तो करने में कोई परेशानी नहीं है। फिर उसमें पूछा गया भाई सीधे से, तो राहुल गांधी जी सीधे विपक्ष, वो उनकी ही पार्टी ऐसा करने जा रही, लेकिन राहुल जी ने उस समय कहा था, चाहे वो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा था कि ये जो आरपी की धारा 8 और 8 क्लॉज 4 है, ये बिल्कुल बकवास है।